नमस्कार दोस्तों, मैं जीत और अ, कई लोग आप लोग चिंतित थे कि मैं कहाँ हूँ, नहीं हूँ, तो मैं प्रस्तुत हो रहा हूँ आपके सामने और बात करेंगे बंगाल यात्रा मेरी 2 सप्ताह की लगभग रही और वहाँ पे मैंने जो जनरल सेंस लिया कि कहाँ पे क्या चल रहा है, लोगों से मिला, राजनीतिक हत्याओं के पीड़ित परिवारों से मिला, नेताओं से बात की, सड़क पे जो लोग रैंडम लोग चलते-फिरते रहते हैं, उनसे बातें की और उसके बाद मैं लगातार उन वीडियोज़ को एडिट कर रहा था जिसमें समय लग रहा है और वो वीडियो जो है आने वाले समय में आपके समक्ष अलग-अलग फॉर्मेट में अलग-अलग जगहों से आएँगे। अ, आज जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि बंगाल चुनाव का शुभारंभ हो चुका है। 125 कंपनियां जो हैं बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ की बंगाल को रवाना कर दी गई और 25 को वो लोग पहुंच जाएंगे, 25 फरवरी है। मैं जब उन परिवारों से मिला, उन इलाकों में गया, बाजारों में गया और जब लोगों से बात करने की कोशिश की तो वो ममता, टीएमसी इसके बारे में पॉजिटिव तो छोड़िए, नेगेटिव तो छोड़िए, पॉजिटिव भी बोलने को तैयार नहीं, कुछ नहीं। ऑन द कैमरा वो चुप हो जाते हैं ममता का नाम सुन के, ऑफ द कैमरा वो चुप हो जाते हैं ममता का नाम सुन के। टीएमसी जहां जहां मैं और मेरे कुछ मित्र जो थे और कुछ बंगाल के मित्र थे, हम लोग लगातार अलग अलग जगहों पे जो है वो घूमते रहे और वहां हमने बातचीत करनी शुरू की। तो एक बात जो सबसे ज्यादा सामने आती है वो ये है कि वास्तव में डर का माहौल जिसे कहते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी का जो खौफ होता है, एक तानाशाही प्रवृत्ति जिस पार्टी में आ जाती है और उसका एक शाह के होने का जो खौफ होता है, जो वास्तविक डर होता है, वो आपको बंगाल में अभी देखने को मिलेगा। मैं किसी व्यक्ति से कहता हूँ कलकत्ता और उसके 100-200 किलोमीटर की रेंज में आप घूम कर आ जाइए और लोगों से आप सड़कों पे जाके बात कीजिए, आपको पता चल जाएगा। बताया कि बंगाल में किस तरह से पिछले 10 सालों में उतनी ज्यादा हिंसा हुई है, उतनी क्रूरता से हिंसा हुई है जितनी कम्युनिस्टों के वामपंथ के 35-34 सालों में नहीं हुई थी। तो एक आकलन ये भी है। मूलतः अगर 2 लाइन में मैं इसे पूरे अपने बंगाल के अनुभव को समअप करना चाहूँ तो उसका सारांश यह है कि अगर चुनाव फेयर तरीके से हों, जो कि इंटेंशन लग रहा है केंद्र सरकार का, जिस तरह से 125 कंपनियां फोर्स की उतारी गई हैं, तो भाजपा को सरकार बनाने का मतलब उनकी एक उम्मीद जगती है कि वो सत्ता में आ सकते हैं अगर वो सुनिश्चित करें कि हर एक व्यक्ति जो है बूथ तक पहुंचे। और ये भी मैंने देखा कि वहां भाजपा के भी कार्यकर्ता सड़कों पे बात की तो 3 तरह के लोग आपको बंगाल में मिलेंगे जो बंगाल के वोटर हैं और तीनों का डिस्टिंक्ट है, मतलब एकदम ही अलग तरीके से वो चुनाव को देखते हैं। एक है नॉन बंगाली जो वहां बंगाल में रहता है, उसका भी साइजेबल पॉपुलेशन है। नॉन बंगालियों से जब मैं मिलता हूं तो ऑलमोस्ट 99% जो बाहरी लोग हैं बंगाल में हैं वो टीएमसी को नकारते हुए नजर आते हैं। उन्हें टीएमसी के तौर तरीके, टीएमसी ने जो मतलब मैं कलकत्ता की अगर बात करूं तो कलकत्ता एक गांव की तरह दिखता है। अगर आपने दिल्ली देखा है, गुड़गांव देखा है, नोएडा देखा है और आप कलकत्ता में जाएंगे तो कलकत्ता एक ऐसा गांव दिखता है जिसमें 2-4 बिल्डिंग छिटपुट इधर उधर रख दी गई है और पूरे कलकत्ता को नीला और सफेद, इनफैक्ट मेरे पीछे जो कर्टन है वो भी ऑलमोस्ट ममता दीदी के टाइप का है, तो इस कारण भी हो सकता है कि मेरे ऊपर कुछ हुआ नहीं बंगाल में। तो नॉन बंगाली जो है वो फेवर कर रहे बीजेपी को। बंगाली जो है उसमें थोड़ा सा है कि उसमें ये एटीट्यूड मुझे दिखा कि जब तक उनके ऊपर या उनके घर पे या उनके इमीडिएट लोकेलिटी में मतलब पड़ोस में कुछ ना हुआ हो तब तक उन्हें लगता है कि फर्क नहीं पड़ता इस वायलेंस से। और इस हिंसा के बारे में जब मैं उनसे बात करने लगा तो वो ऑलमोस्ट स्वीकार कर चुके थे कि ये तो नॉर्म है, ये हिंसा तो होती ही है।
मिले एक अलग कैटेगरी मुस्लिम्स। मुस्लिम्स के भीतर वो एक अलग पटरी पे मुस्लिम पॉपुलेशन जो है बंगाल की, वो एकदम अलग ढर्रे पे चल रही है। उन्होंने क्लेम किया कि पूरे देश में बंगाल से बेहतर कोई स्टेट नहीं है, भले हर एक सूचकांक पे बंगाल आपको बहुत नीचे दिखेगा। मैंने देखा हर जगह मुस्लिमों के इलाके, मटिया ब्रूज करके एक इलाका, वहां पे गया था मैं, कई इलाकों में गया जो मुस्लिम बहुल थे। वहां पे डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। मतलब आप, एक और है किदिरपुर इलाका है, एक तरफ पोर्ट है, मतलब जहाँ पे जहाज आते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस होता है वो सारी चीजें हैं। और दूसरी तरफ आपको स्लम्स। आप नॉर्मली पोर्ट सिटी जब सुनते हैं तो आपके मन में आएगा कि पोर्ट सिटी मतलब बहुत ही समृद्ध नगर होगा, जिस शहर के पास पोर्ट है, अपना बंदरगाह है, वहां पे अगर एक स्लम होता है तो वो अपने आप में ये एक सामंजस्य आप सोच में बिठा नहीं पाएंगे कि ये हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है। उन्होंने मुझे बताया कि हिंसा तो झूठ है, फैलाया हुआ मीडिया का पंच है, यहाँ पे कोई हिंसा नहीं होती है। जब मैंने 4-5 जगहों के नाम उन्हें, मतलब मेरे दिमाग में तो 25 जगह हैं जो मैं एट ए गो बोल सकता हूँ बंगाल के बारे में। जब मैंने गिनाया तो बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये दंगे तो भाजपा वाले करवा रहे हैं और सरकार कोशिश कर रही है उसको शांत करने की, लेकिन भाजपा वाले उसको शांत करने दे नहीं रहे। इस तरह फिर मैं टैक्सी ड्राइवर से वायलेंस के बारे में बातें करने लगा, तो बोला कि सर वायलेंस तो चलता है, वायलेंस तो चलता रहता है, उसका क्या कर सकते हैं। तो ये मैंने और भी जगहों पे देखा कि सिर्फ टैक्सी ड्राइवर की बात नहीं है, जो भी टीएमसी का सपोर्टर है या जो भी न्यूट्रल आदमी है ना, उन्हें बंगाल में वायलेंस से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैंने इसी पे बंगाली जो दोस्त है हमारे, उनसे बात करने की कोशिश की, तो वो बता रहे थे। अब वो कितना सही थे ये उनका आकलन है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। उन्होंने उन्होंने वही बात बताई कि जब तक एक बंगाली को स्वयं हार्म नहीं पहुंच रहा है तब तक वो न्यूट्रल रहता है। वो जो है हिंसा कहता है कि नहीं ये तो होता रहता है, ये तो चलता रहता है, इस तरह का एटीट्यूड उसका रहता है। तो टैक्सी ड्राइवर जो है ये तो होता रहता है। अब एक एस्पेक्ट आता है, एक विक्टिम के फैमिली से मिला मैं, लगभग 135 लोग भाजपा और संघ के मरे हैं अलग अलग राजनीतिक हत्याओं में। और ये मैं सिर्फ पिछले 2 साल का बता रहा हूँ, उससे पहले का जोड़ेंगे शायद 350 के लगभग बताए जाते हैं पूरे पिछले 10 साल में। इस तरह से 95% या ऐसे 90% जो है भाजपा और संघ के ही लोग हैं। मैं उन लोगों से मिला, 2-3 सर्वाइवर्स से मिला, और ऐसे ऐसे सर्वाइवर हैं। एक के सर में यहाँ पे शॉटगन जो होता है उसका छर्रा जो है, 24 छर्रा उसके सर में घुसा हुआ, अभी भी उसकी लगातार सर्जरी चल रही है। दलित महिला थी और भाजपा महिला, दलित महिला मोर्चा जो उसकी एक सदस्य थी, और वो सौभाग्य से वो जीवित है। मतलब बाहर में चल रहा था कि वो मृतक है, मर चुके हैं। मैं इनफैक्ट उनके घर तक गया और तब तक मुझे नहीं पता था कि वो जीवित हैं या मृत हैं, क्योंकि अखबारों में था कि वो मर चुके हैं। जब मैं वहां पे जाके मिला, फिर सिटी स्कैन दिखाया मुझे कि कैसे अभी भी उनके सर में जो है गोलियां फंसी हुई हैं। एक लड़का मिला, वीर बहादुर नाम है, उसके पीठ में वन शॉट गन उसको बोलते हैं, वन शॉट की एक शॉट गया और आपकी लाइफ गोन है। उसके पीठ में सटाक गोली मारी गई थी और वो मिराकुलसली वो जीवित है। मतलब उसके न लंग को वो गोली हट कर पाई, ना हार्ट को, और दोनों के बीच से, हृदय और फेफड़ों के बीच से वो गोली आर पार हो जाती है बॉडी के। वो जीवित है व्यक्ति। एक और से मिला जिसके जांग में गोली मार दी गई थी, और हास्यास्पद बात यह है कि उसी के ऊपर पुलिस ने आर्म्स एक्ट लगा दिया। जिसे गोली लगी, जो पीड़ित है, उसी के ऊपर आर्म्स एक्ट जो है लगा दिया गया और उस पर केस चल रहा है सरकार की तरफ से। उसके बाद विक्टिम की फैमिलीज का जो एक चीज हर एक विक्टिम और हर एक फैमिली से सुन सवाल जो काफी लोगों के मन में होगा, काफी लोग मुझे सुरक्षा के बारे में अभी भी लिख रहे हैं लगातार कि आप बंगाल में थे तो क्या आप सुरक्षित महसूस कर रहे थे, आप कब आए बंगाल से। मैं चाहता तो वहीं से लाइव भी कर सकता था, लेकिन चूंकि बंगाल है और
आपके नाम को लेके कुछ लोग ट्रिगर हो जाते हैं, तो मुझे लगा कि ये एक उचित फैसला नहीं होगा कि स्वयं को एक तरह से आबैल मुझे मार टाइप की स्थिति में डाल देना। इसलिए हमने पहले शूट किया, अब एडिटिंग चल रही है और बाद में आएगा। ऐसे ऐसे इलाके थे जहां आप पीठ पर आंखों को महसूस कर सकते थे। जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको दिखेगा कि लोग आपको नकारात्मक तरीके से घूर रहे हैं। वो आपको इस तरह से देखते हैं और हाथ में आपके कैमरा उमरा है और आपके साथ में कोई ऐसा व्यक्ति चल रहा है जो एक शूट आउट का विक्टिम रहा है, जिसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और बच गया है, और पीछे से आवाजें आती हैं, साले इस बार बच गए, तुमको ठोकेंगे दोबारा। ये हमने सुना है। हम एक स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे थे कि, और वो स्ट्रैटेजी नहीं मैं बताना चाहता क्योंकि बंगाल चुनाव के बीच में भी मैं दोबारा वहां जाने की कोशिश करूंगा। तो आप ये सोच के चलिए कि इन इलाकों में शूट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है और आपको आश्वस्त होना पड़ेगा कि आपके साथ के जो लोग हैं वो आपकी जान बचा सकते हैं। ऐसे में मतलब किसी भी तरह से हमारे साथ कोई अनिष्ट नहीं हुआ। एक दो जगह पे ये हुआ कि हम जब तक रैप अप कर रहे थे, शूटिंग करके निकलने वाले थे, तब तक हमारे किसी टीममेट ने सुना कि कोई फ़ोन पे किसी को इन्फॉर्म कर रहा है कि 4-5 लौंडे आए हैं यहाँ पे शूटिंग करने के लिए। तो कई बार हमें कट शॉट भी करना पड़ा। हमारे साथ 2-2 गाड़ियाँ थी और लगातार जो हम अलर्ट रहते थे कि ज्यों ही हमें पता चले कि कहीं पे कुछ हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, थोड़ी सी भी आशंका है, तो हम गाड़ी में बैठते थे और वहाँ से आराम से निकल लेते थे। तो ये एक सवाल कि अगर भाजपा जीत जाती है तो उसके क्या मायने हैं? टीएमसी जीत जाती है तो उसके कुछ खास मायने नहीं है, क्योंकि टीएमसी जीतेगी फिर वही चलता रहेगा जो पिछले 10 साल से चल रहा है। और क्या चल रहा है ये बंगाल में जो लोग रहते हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं, वो बार बार मैं एम्फेसाइज नहीं करूँगा। ये बात श्योर है कि वायलेंस जो है वो नहीं रुकेगा और बंगाल जैसे जगह का ये एक प्रारब्ध बन चुका है शायद, क्योंकि कम्युनिस्ट के भी टाइम में बहुत ही ब्रूटल मर्डर्स हुआ करते थे और अभी और भी ब्रूटल मर्डर्स हो रहे हैं। जैसे कि मैं एक लाला चौधरी थे, उनके परिवार वालों से मिलने गया और उनकी गर्दन काट दी गई थी, उसका कलाई काट दिया गया था, उनका गुप्तांग काट लिया गया था। किसके द्वारा? उस व्यक्ति का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, वो भाजपा का वर्कर नहीं था, वो गोलगप्पे बेचता था, कोई फल का व्यापार करता था। अचानक से एक दिन गायब हो जाता है, उसकी कटी हुई गर्दन एक टोकरी में रख के और किसी स्टेशन पे या किसी ट्रेन में रखी हुई मिलती है, बॉडी कहीं उसकी मिलती है। भाटपाड़ा इलाके में लाला चौधरी का घर है। मैं उन लोगों से मिल के आ रहा हूँ, उस ब्रिज से भी आया हूँ, उस पुल से आया हूँ जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया था, नितिन गडकरी के मंत्रित्व में वो बना है और फंड्स जो है केंद्र सरकार के थे। और मंडे को शायद उसका इनॉग्रेशन होने वाला था और फ्राइडे को या संडे के शाम में जो है ममता दीदी आके फीता काटती हैं, वहाँ पे वो जो पत्थर होता है चिपका देती है कि उसके फंड के द्वारा ये क्रिएट किया गया। मैंने वो बोर्ड देखे हैं जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनी सड़कों के बोर्ड वहाँ पे लगे हुए थे और सड़क प्रॉपर बनी हुई थी और उसके ऊपर एक वाइट पेंट मार के बांग्ला सड़क योजना लिखी हुई। मैंने वो सड़कें भी देखी हैं। बंगाल में ये हो रहा है।